हेलो 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 हेलो। हाँ जी, कैसे हैं आप? चलो, बहुत बढ़िया है। हमेशा होने चाहिए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था बेसिक कैश फ्लो स्टेटमेंट का। बहुत ही बेसिक था। आज भी बेसिक ही जाएंगे, ज्यादा एडवांस नहीं जाएंगे, बट आज बहुत कुछ है कवर करने के लिए। राइट। तो हमने देखा था तीनों एक्टिविटीज: ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। राइट। जो लास्ट क्लास में देखा था ना, उसके बेस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है। सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट ये समझने के लिए जरूरी है। ठीक है। सर, सिलेबस का पार्ट नहीं है तो क्यों करवा रहे हो? बेटा, समझने के लिए जरूरी है। सिर्फ समझ लो, इसको नोट करने की आपको जरूरत नहीं है, इस एग्जाम्पल को। ओके सर। तो इसको फटाफट से देखते हैं, क्योंकि यहां से मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाना चाहता हूँ, एक आइडिया देना चाहता हूँ बस कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि ये कैश अकाउंट है। हाँ, एक समरी कैश अकाउंट है। राइट। और इसकी ये क्या, डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। आपको पता है ये रिसीट्स है कि यहाँ जो पैसा मतलब यहाँ बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये कैश बैंक जो भी है, ये यहाँ बढ़ेगा और यहाँ घटेगा। मतलब ये चीजें रिसीव हुई हैं हमें। राइट। ये वाली चीज रिसीव हुई है और ये क्या हुई है, ये पेमेंट्स है। ओके। तो फटाफट से सिर्फ एक्टिविटीज को देखना है और उसके बाद सिर्फ यहाँ इन ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करना है: ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में। तो कैश सेल्स क्या है? हाँ, इस पे हमने बात करी थी पहले भी। तो कैश सेल्स क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स, अगर ट्रेड रिसीवेबल्स है, उनसे पैसा आएगा कुछ, तो क्या है? ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ट्रेड कमीशन, ये भी, क्योंकि ये भी ऑपरेशन से रिलेटेड है सीधा सीधा। इसके अलावा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सेल करी है, तो इन्वेस्टमेंट्स कहाँ आती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। राइट। लोन, लोन लिया होगा तो तभी तो पैसा आया। बैंक से लोन लिया है, ये क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके सर। और इसके अलावा क्या है? इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इश्यू करे हैं, उससे पैसा आया, तो ये कहाँ आता है? ये भी फाइनेंसिंग में आता है। याद है ना? शेयर कैपिटल मतलब ओनर्स कैपिटल, और जो लोन्स एंड बोरोइंग्स वाला जो रिसीट्स होती हैं या पेमेंट्स होती हैं, वो कहाँ आती हैं? वो आती हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। उनकी सर्विस कॉस्ट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। सर, आप बार बार रिवाइज करवाते रहते हो। बेटा, रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ ताकि दिमाग में रह जाए चीजें। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स की सेल कहाँ आएगी बताओ? ऑपरेटिंग में? नहीं बेटा, नहीं। ये कहाँ आएगी? ये आएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ओके सर। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये तो फाइनेंसिंग में है ना, बट ये रिसीव्ड है क्योंकि डेबिट में है ना। तो यहाँ रिसीव्ड है तो कहाँ आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स करी है तो वहां से डिविडेंड मिला होगा। राइट। इन्वेस्टमेंट्स करी है तो वहीं से तो इंटरेस्ट आया होगा। ओके सर, मतलब ये इन्वेस्टमेंट पे इनकम है। कैश परचेजेस, ये क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ट्रेड पेएबल्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना? आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना इसमें? ये ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऑफिस के सेल्स, ऑफिस के जो एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स मैंने बताया था, जो इनकम टैक्स पेमेंट होती है उसको हम ऑपरेटिंग में ही मानते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट खरीदी है कुछ, क्योंकि यहाँ पैसा जा रहा है ना। इन्वेस्टमेंट खरीदी है, क्या होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सैलरी और वेजेस दी है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड पेड है। राइट। डिविडेंड पेड कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ये लोन की रीपेमेंट है, ये भी कहाँ? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है। हाँ सर, ये है। ठीक है सर, ये सब कुछ क्यों बता रहे हो? क्योंकि आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। राइट। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, बट शुरुआत जरूर कर देंगे एग्जांपल्स के साथ कुछ। ठीक है। क्लासिफिकेशन बहुत आसान था क्योंकि हमने लास्ट क्लास में भी कर लिया था। बस इसमें क्या है? अमाउंट्स है और इन अमाउंट्स को हमें फॉर्मेट में डालना है। राइट। इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना, यही तो है। ओके सर। तो अब हम करते हैं फॉर्मेट पे बात। तो फॉर्मेट का इसका फॉर्मेट का एक्चुअली क्या है, तीन एक्टिविटी में डिवाइड करते हैं। अभी फॉर्मेट पे ज्यादा मत जाना, सिर्फ आइडिया लेना कि किस तरह से चीजें चलती हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। राइट। है ना? हेडिंग में आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर होता है जिस साल के लिए बनाते हैं, उस वो डेट आ जाती है, सिंपल।
तो पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आएगा? कैश सेल्स, ये आ जाएगा। इसके अलावा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। सिंपल। कितना अमाउंट है? 1,40,000, 1,75 और 50। कैश सेल्स आ गया 1,40,000, वहां क्लासिफाई कर चुके हैं इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ट्रेड रिसीवेबल्स आ गया 1,75। ट्रेड कमीशन आ गया 50। अब देखो रिसीट साइड में कुछ और है क्या ऑपरेटिंग का? नहीं सर, और कुछ नहीं है, बस तीन ही है ये वाले। और यहाँ पर क्या है? कैश परचेजेस है, और ये ट्रेड पेएबल्स है, ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंसेस है, इनकम टैक्स है, और वेजेस एंड सैलरीज है। सर हमने जो क्लास में किया है या हमने बुक में देखा है वो तो अलग है। हाँ वो मुझे पता है अलग है, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ चीजें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आगे चल के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया? कैश परचेजेस आ गया, ट्रेड पेएबल्स आ गया, राइट। 1,20, 1,57, 75 और 30,000, और इसके अलावा 75,000। 1, 2, 3, 4, 5 ट्रांजेक्शन आ गई। तो ये पांचों यहाँ आ गई, राइट। ब्रैकेट का मतलब है मैंने लेस किया है, ठीक है, बस आपको पता ही है। तो यहाँ पर क्या आया? इन सब का टोटल किया तो नेगेटिव बैलेंस आया। नेगेटिव आता है तो उसको हम यूज लिख देते हैं, कैश यूज्ड इन सच एक्टिविटी। ठीक है, अब जो इन्वेस्टिंग के हैं 1, 2, 3 और 4, 4 आइटम इन्वेस्टिंग के हैं, तो इन्वेस्टिंग के आइटम्स लिख देते हैं। ये 4 आइटम्स ये रहे, और यहाँ लिख दिया हमने। सेल करेंगे इन्वेस्टमेंट तो पैसा आएगा इसलिए पॉजिटिव है। सेल करेंगे फिक्स्ड असेट्स, पैसा आएगा इसलिए पॉजिटिव है। इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, ये हमें मिला है तो ये भी पैसा आया है। परचेज करिए इन्वेस्टमेंट, यहां से तो कैश जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है ना, ये जाएगा तो इसको नेगेटिव लिख दिया। इनको टोटल किया तो कितना आया? 1,34, 1,34,000। इसी तरह से फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 1, 2, राइट, लोन लिया और इश्यू ऑफ शेयर्स, ये रिसीट्स हैं। पेमेंट क्या है? पेमेंट 3 है, डिविडेंड, इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, मैं ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगा रहा हूं, बट आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूं। लोन फ्रॉम बैंक, ये क्या है? प्रोसीड्स है, मतलब ये रिसीट्स है, पॉजिटिव लिख दिया। इश्यू ऑफ शेयर्स क्या है? रिसीट्स है, इसलिए हमने पॉजिटिव लिख दिया। डिविडेंड पेमेंट है, नेगेटिव लिख दिया, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जाएगा इससे। आना और जाना सोचना है, सिंपल। ठीक है, इंटरेस्ट पे करेंगे तो क्या पैसा जाएगा ना अपने पास से, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कह रहा हूं, या फिर मैं कभी कैश या बैंक भी कह सकता हूं, इसका मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही समझना आप। ठीक है, कैश फ्लो पर्पस के लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, पेमेंट करेंगे लोन की तो क्या होगा? पैसा जाएगा ना अपने पास से, तो हो गया नेगेटिव। तो इसको अगर हमने टोटल लगाया तो क्या आएगा? नेगेटिव। तो यहां पर भी क्या आया? कैश यूज्ड। और अगर पॉजिटिव होता है तो लिखते हैं कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम। ठीक है, इन तीनों का हम टोटल करेंगे तो 2,000 आएगा। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे जो कि था 1,00,000, दिखा देता हूं अभी। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल ये क्लोजिंग के बराबर ही आना चाहिए। 1,00,000 है ओपनिंग और क्लोजिंग 1,02,000। दो हजार है, 1,00,000 ओपनिंग था, और क्या हुआ फिर टोटल? 1,02,000। तो सर जब ये वाला मेथड कोर्स में नहीं है तो आपने क्यों करवाया? सवाल तो अच्छा है आपका। ये मैंने इसलिए करवाया कि मैं आपको यहाँ सिर्फ ये चीज समझाना चाहता हूं कि आप लॉस्ट मत हो जाना, आगे जब हम जाएंगे तो आप खो मत जाना। सर खोने का मतलब क्या? आप साथ में ले तो जा रहे हो, खोएंगे क्यों? खोने का मतलब ये है कि जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं ना, मैंने आपको लिखवाया भी था कल, ये क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का क्या है? इनकी समरी है कि इनके फ्लो को दिखाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के फ्लो को दिखाता है ये। राइट, बट सर यहाँ तो सिर्फ कैश का बनाया है, आप मान लो ना ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है।
ठीक है, तो इनका फ्लो ही है ये। कहने का मतलब ये है, जो इनमें ट्रांजेक्शन्स है ना, ये इसी का नेट इफेक्ट है कि एक्चुअली क्या हुआ, नेट कैश बढ़ा है हमारा ड्यूरिंग द ईयर या फिर घटा है, नेट इंक्रीज है डिक्रीज है, और फिर उसको हम सारी एक्टिविटीज में क्लासिफाई कर देते हैं। हमने यहां पर क्या किया है, बताओ जरा। हमने यहां पर करा क्या, ये सारी एक्टिविटीज ली, ठीक है, और इनको उठा के कैश फ्लो स्टेटमेंट में डाल दिया। एक्टिविटीज, इन सबको उठाया और यहां डाल दिया, अलग अलग एक्टिविटीज में क्लासिफाई करते हुए। तो सर कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ फिर, कैश फ्लो स्टेटमेंट का सिंपल मतलब हुआ कि इट शोज द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, बट क्या है, एक्टिविटीज वाइज। ओके, तो सर ये सिर्फ कैश की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस की। मैंने कहा हाँ, तो यहाँ पर सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस की बात करेंगे। ओके, तो सर यहाँ पर हम कैश अकाउंट से ही क्यों बात नहीं बना लेते, या ये काफी नहीं है कैश अकाउंट, अगर हम इसी को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। बेटा ये काफी नहीं है, प्लस कानून भी है, इसलिए हमें बनाना पड़ता है। बाकी अगर हम और जाएंगे ना आगे, अगली एक नेक्स्ट नेक्स्ट या नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे से इसको और समझाऊंगा, इंटरप्रेट करके दिखाऊंगा कि यहाँ से हम क्या क्या चीजें समझ सकते हैं। ओके सर, आपने बोला और हमने मान लिया, ठीक है, बहुत अच्छे हो आप। तो हम आगे चलते हैं अब। यहां तक आप, आई होप आपको क्लियर है, राइट। यहां पर सिर्फ मेरा बताने का इंटेंट एक ही था कि जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है उसी का फ्लो दिखाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसको हम कैटेगरीज में अलग अलग एक्टिविटीज में क्लासिफाई कर देते हैं। तो अब जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमने यहाँ देखा और फाइनेंसिंग देखा, ये तो सिंपल ऐसे ही है जैसे इसमें है सर, ये तो बहुत सिंपल है। हाँ बेटा बहुत सिंपल है, बस जो मेहनत लगती है ना, मेहनत इसमें लगती है कि ये जो सेल के अमाउंट आए, परचेज के अमाउंट आए, मतलब ये वाले जो अमाउंट है, इनको निकालने की मेहनत है, बाकी कोई मेहनत नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक है। और इसके अलावा ऑपरेटिंग है जो क्रूशियल है काफी, तो ऑपरेटिंग को एक बार अच्छे से समझते हैं हम। एक बात बताओ, यहां तक क्लियर है, बोलो हाँ, हाँ बोलो हाँ, ठीक है। मुझे पता है आप बोलोगे भी तो मुझे आवाज नहीं आएगी, बट मैं महसूस कर सकता हूँ, ठीक है। आप इधर उधर मत देखो, यहाँ ध्यान दो यहाँ, चलो ठीक है। तो आज हम सीखने क्या वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसके दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है जो कि कोर्स में नहीं है, हमने अभी देखा जो, और एक इनडायरेक्ट मेथड है, राइट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे कैसे काम करते हैं, इस पर हम अभी अभी बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। फॉर्मेट मैंने लिख दिया है, आप नोट भी कर लेना, बट अभी हम फॉर्मेट पे ध्यान नहीं दे रहे, हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। सर आप तो एग्जांपल पे एग्जांपल लिए जा रहे हो, ऐसे कैसे समझ में आएगा हमें। बेटा सब समझ में आएगा, थोड़ा सा टाइम दे दो, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। ओके सर, सर एग्जाम्पल से समझ में तो आ जाएगा ना हमें, हाँ बेटा आ जाएगा, कॉन्फिडेंस रखो खुद पर। देखो हमें ना जो हमने वहां देखा है ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग के कैश फ्लोज देखने हैं, इन्वेस्टिंग के देखने हैं, और फिर क्या है, फाइनेंसिंग के देखने हैं। तो ये हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। वहां पर हमें क्या दे रखा था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश अकाउंट दे रखा था सीधा सीधा। इसके अलावा हम प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि कोर्स में ही आता है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के थ्रू भी फाइंड आउट बना सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को। ओके सर, तो कैसे बनाते हैं उसको एक बार ही हम देखते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल लिया है मैंने प्रॉफिट एंड लॉस, जो एडजस्टमेंट्स हैं आप उसको अभी दिमाग में मत लाना, एक एक एडजस्टमेंट को बहुत अच्छे से हम समझेंगे, बट उसके लिए टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ग्रोस प्रॉफिट है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन है, फिर क्या मिला हमें, नेट प्रॉफिट मिला, और यहाँ पर हमें क्या मिला, बैलेंस शीट, ठीक है। और अभी हमें इसका क्या करना है, सोल्यूशन करना है। ओके सर, ईयर वगैरह मैंने लिए नहीं है क्योंकि ये समझा रहा हूँ, और ये आपको अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं जितना कहूंगा ना सिर्फ उतना नोट करना है,
क्योंकि मैं सारी चीजें नोट नहीं करवाना चाहता, नोट वही करेंगे जो काम का है। ठीक है, समझने के लिए बहुत सारी चीजें कर रखी है मैंने इसमें। ठीक है, तो समझाऊंगा पहले मैं। देखो, सबसे पहली बात तो क्या है कि हमें ना, जब इनडायरेक्ट मेथड हम कर रहे हैं, कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्ट मेथड जब यूज कर रहे हैं हम, अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वैसे मसला छोड़ दो, जब पीएनएल और बैलेंस शीट के यूज कर रहे हैं, के थ्रू बना रहे हैं, अब सिर्फ बैलेंस शीट के थ्रू बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को, तो हमें जितने भी अकाउंट्स है ना, जितने भी हैं, उन सबको कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, सबको। और वहां से उनको कंसिडर करने के बाद हम सिर्फ क्या निकालते हैं, कैश फ्लो का अमाउंट निकालते हैं। अगर मैं कहूं कि ये ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल्स है, तो ये तो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, इसमें कैश का अमाउंट पता चल रहा है क्या सीधा सीधा? सर नहीं पता चल रहा। तो हमें कैश का अमाउंट पता लगाना पड़ेगा। ये अमाउंट कैसे पता लगाएंगे? वो इस तरह से लगाएंगे। मैं जूम आउट कर रहा हूं, आपको दिख रहा होगा, आई होप। नहीं दिख रहा तो 1 मिनट देख लो। ठीक है, हमें डिफरेंट अकाउंट्स बना के करना पड़ेगा ये। सर जब हम एक्चुअली करेंगे मेथड को, क्या इस वो भी इतने लंबे मेथड से होगा? वो इतने लंबे से नहीं होगा। अभी सिर्फ ध्यान दो, डाउट मत लाओ दिमाग में। डाउट अगर आता है तो उसको एक लिख लो पेपर पे, क्योंकि वो जब हमारा डिस्कशन खत्म होगा ना, तो वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा सारा। तो हमें सबसे पहले क्या दिखा? फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बना देते हैं एक बार। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट अकाउंट बनाना आता है? नहीं आता तो हम सीखेंगे, अभी सिर्फ सुन लो चीज। ओपनिंग लिख दिया, और फिर क्लोजिंग लिख दिया। तीन तीन दस, 310 क्लोजिंग है, और ओपनिंग है कितना? 2 लाख। और डेप्रिसिएशन कितना? पीएनएल से देखा हमने 1 लाख रुपए। तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर क्या आई? 2 लाख रुपए परचेज। अब ये बताओ ये क्या है? ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, राइट? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। हाँ सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बट ये अभी लिखना है क्या? अभी रुक जाओ। इसके अलावा दूसरा अकाउंट क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स है अगला अकाउंट। हाँ सर, तो ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट बना देते हैं। ओपनिंग क्या है? 1 लाख, क्लोजिंग 1,80,000। ओपनिंग क्या है? 1 लाख, क्लोजिंग क्या है? 1,80,000। अब ये बताओ कि जो डेटर्स होते हैं, जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, वो क्रिएट कैसे होते हैं? सेल्स करते हैं तभी तो यहाँ सेल्स करी, तो यहाँ हमारी एक बार को हम यहाँ ये मान रहे हैं कि क्रेडिट में है सारी चीजें। ठीक है, आप इसमें अभी ज्यादा मत सोचना। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? बैलेंस कितना हुआ? मतलब कि इससे मतलब हमें ये पता चला कि 9,20,000 रुपए आया है हमारे पास इस साल में डेटर से। राइट, हमने सेल ज्यादा करी है, बट रिसीव कितने हुए हैं? 9,20,000। ओके सर। इसी तरह से स्टॉक अकाउंट है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, और स्टॉक कम कैसे होगा? जब बिकेगा, है ना? तो ये बिकने वाला स्टॉक आ गया। तो बैलेंस क्या बचा? परचेज। आपने ना एक फॉर्मूला भी पढ़ा था ना, पहले कभी पढ़ा था बचपन में, राइट? उसमें क्या पढ़ा था कि ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक किस तरह से निकालते हैं? आपको याद है या नहीं है ना? ओ, वैसे फॉर्मूला याद दिलवाने की जरूरत है नहीं मुझे, आप सिर्फ ये अकाउंट देख लो। ठीक है, और ये फिर क्या है? ट्रेड पेएबल्स आ गया, 1,40,40,000, है ना? ओपनिंग क्लोजिंग देख रहे हैं सीधा हम यहाँ से। ठीक है ना? ओके। और हमने जब क्रिएटर्स कैसे क्रिएट होंगे? जब परचेज किया होगा उनसे कुछ, तभी तो क्रिएट होंगे ना, राइट? कुछ परचेज करेंगे उनसे, तभी तो क्रिएट होंगे। हाँ बिल्कुल, तभी तो क्रिएट होंगे। तो हमने परचेजेस को क्रेडिट कर दिया। पेबल्स का जो क्रेडिटर्स होते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, और हमारे पास बैलेंस आ गया कि हमने उनको कितनी पेमेंट करी। अब हमने हमारे पास ये बैलेंस आ गया। ये क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और ये क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब ये लग नहीं रहा पहले जैसा क्वेश्चन, जैसा हमने पहले एग्जांपल किया था? हाँ सर, वैसा ही लग रहा है। और ये भी क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, तो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या लिखा? 9,20,000
यहाँ से, और 4,20,000 क्योंकि पेमेंट करी है। ठीक है, और ये आ गया 1,80,000 जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है पीएनएल से। ठीक है, ओके। और इसके अलावा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आ गया क्योंकि यूज्ड हुआ है, परचेज करने पे कैश जाएगा। ओपनिंग, ये आ गया नेट इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में, राइट। और हमने फिर लिखा ओपनिंग कितना है, 1,50,000, तो हमारे पास क्लोजिंग आ गया 2,60,000। आई होप क्लियर है यहाँ तक। हाँ सर, ये क्लियर है सर, लेकिन ये ना कंफ्यूज हो गए हम, इतने सारे अकाउंट्स बता दिया आपने। देखो हमने किया करा क्या है यहाँ पर, ये देखो पहले हमने यहाँ पर किया क्या है। एक तो यहाँ बैंक कि हमने डेटर्स को कितना पे किया वो निकाल लिया, हमने क्रेडिटर्स को कितना पे किया, डेटर से मिला कितना और क्रेडिटर्स को पे कितना किया वो निकाल लिया। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट्स पे कितना पैसा चला गया हमारा वो निकाल लिया। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास कितना पैसा गया और कितना आया सारा निकाल लिया हमने। इन सब अकाउंट्स को कंसिडर कर चुके हैं ना, और इसको भी कंसिडर कर चुके हैं, ये डेप्रिसिएशन भी कंसिडर कर चुके हैं, सीओजीएस भी, सेल्स भी, मतलब हमने सारे ट्रांजेक्शन को टैकल कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्या आया, ये जो क्लोजिंग है ना ये मैच होना चाहिए। ओपनिंग हमने लिखा और इसमें से ऐड किया तो क्लोजिंग आ गया। तो सर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है बेटा, क्या क्वेश्चन आता है ना, आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये तो हमने कैश, एक तरह से कैश अकाउंट ही बना दिया फिर से। मैंने कहा हाँ यही तो मैंने आपको बोला था। तो सर सिलेबस में तो ऐसे नहीं है, मुझे पता है ऐसे नहीं है। तो सर सिलेबस में कैसे है एक बार उसको समझाओ तो हमें समझ में आएगा। अब देखो, अब जो डिस्कशन हो रहा है ना वो बहुत क्रूशियल है, क्योंकि यही एग्जाम में आता है, राइट, और यही हमको करना भी है। ठीक है सर, हम सीधे सीधे क्यों नहीं निकाल लेते, ये एग्जाम वाले उल्टे सीधे तरीके से क्यों निकलवा रहे हैं जैसे हमने निकाल दिया, है ना। रिक्वायरमेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की कि इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट जो मेथड है उस वही फॉलो करना पड़ता है। अब ये समझ लो जो बड़ी कंपनीज है उनको करना पड़ता है, स्पेशली जो लिस्टेड कंपनीज है, राइट। तो उन्हें वही मेथड करना पड़ता है, उनके पास ऑप्शन नहीं है, राइट। ऑप्शन होता तो वो कर सकते थे, बट ऑप्शन ही नहीं है बेचारों के पास। तो अब क्या करेंगे, अब उस वाले मेथड से करेंगे, राइट। दूसरा मेथड, अब दूसरा मेथड कैसे करेंगे, तो उसके लिए आते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस पर वापस। अब मैं आपसे एक चीज सोचने के लिए कह रहा हूं, सोचो और मुझे बताओ। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मान लो आप सारा जो धंधा है आपका, सारा जो बिजनेस है वो कैश में ही करते हो, मतलब उधारी का कोई चक्कर ही नहीं है, और ना ही जो कैश के अलावा जो चीजें होती हैं वो है ही नहीं, सब कुछ कैश में है। तो जितना प्रॉफिट होगा आप बताओ, क्या उतना ही आपका इंक्रीज इन वो नहीं होना चाहिए, कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। हाँ सर, बात समझ में आई या नहीं आई। मैं मैंने आपसे बोला है कि मान लो आप सारा जो बिजनेस है अपना कैश में ही करते हो, तो जो भी अगर आप बिजनेस कैश में ही कर रहे हो सिर्फ, तो जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ तो अल्टीमेटली उतना ही तो आपका कैश फ्लो इंक्रीज हुआ है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, या फिर लॉस होगा तो उतना डिक्रीज होगा। हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है, बट ये ऐसा रियलिटी में होता है क्या, रियलिटी में तो नहीं होता। तो एक बार को हम मान लेते हैं जो प्रॉफिट है ना, हमारा नेट प्रॉफिट, वो कैश में ही है। हाँ एक बार मान लेते हैं, मान सकते हैं। हाँ सर मान सकते हैं। तो अगर हम कैश में ही मानेंगे प्रॉफिट को अपने, मैं ऊपर यहाँ नीचे कर रहा हूँ, अगर हम कैश में ही मानेंगे इस प्रॉफिट को, अगर ये हम इसको कैश में ही मानेंगे तो सीधा सीधा मैं कह दूं कि इतना कैश फ्लो इंक्रीज होना चाहिए। हाँ सर इतना ही होना चाहिए, बट एक बात बताओ, क्या यहाँ पर सब कुछ कैश में दिख रहा है आपको। नहीं सर, बिल्कुल सारी चीजें कैश में तो नहीं है, है ना। तो एक बार ही हम क्या करते हैं, हमें सारा यहाँ से हटा देता हूँ एक बार, हाँ? या इसको नहीं हटाते,
एक बार और कैश रफ बना रहा हूं, ठीक है, कोऑपरेट कर लेना। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, ऑपरेटिंग की बात कर रहे हैं सिर्फ अभी। तो जो नेट प्रॉफिट है कितना, 4,20,000, यही कैश फ्लो होना चाहिए। बट अब सोचो, कुछ और दिख रहा है जो कैश में नहीं है। हाँ सर दिख रहा है बहुत कुछ हमें तो। क्या दिख रहा है सर? ये जो है ना डेप्रिसिएशन, ये कैश में नहीं है। मतलब ये जो जितनी ये इसकी वजह से जो प्रॉफिट कम हुआ है ना, एक्सपेंस से कम होगा वो, मतलब वो कैश में तो है नहीं, इसका मतलब कैश तो गया ही नहीं है। तो अगर मैं नेट इफेक्ट निकालना चाहूं कैश का, तो यहाँ डेप्रिसिएशन ऐड कर सकता हूं क्या? 1,00,000 रुपए। हाँ सर, लेकिन ये अभी भी 3,20,000 आया। कोई बात नहीं, सॉरी 5,20,000, कोई बात नहीं। अब एक चीज और बताओ, सब कुछ कैश में तो है, बट मैं आपसे पूछ रहा हूं कि डेटर्स बढ़ कैसे गए? बताओ, डेटर्स बढ़ कैसे गए? इसका मतलब पक्की बात है, हमने 80,000 जो है, जितना ये डेटर बढ़े हैं उतना उधार पे बेचा होगा, या हमने ज्यादा भी बेचा है उधार में तो इतना हमारे पास रिकवर करना रहता है। पक्की बात है ये, यही होगा ना। अगर हमने उधार में बेचा है इसका मतलब उतना कैश फ्लो कम है हमारे पास। हमने यहाँ इसको मान लिया है कि सारा कैश में है। अब जितना कैश में नहीं है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? हाँ सर करना पड़ेगा। तो कितना है चेंज इन डेटर? अभी मैं लिख रहा हूं सिर्फ चेंज इन डेटर। लेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतना कैश नहीं बढ़ना चाहिए लेकिन बढ़ा दिया हमने। चेंज इन डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स लिख रहा हूं शॉर्ट के लिए। ओके, तो अब मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं। मैंने आपसे पूछा है सारा धंधा हम कैश में कर रहे हैं, है ना? तो जो कैश में नहीं होगा उसको एडजस्ट करना पड़ेगा ना, राइट? अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो क्रेडिटर्स हैं ये घट कैसे गए? घट कैसे गए? इसका मतलब कहीं ना कहीं कि हमने परचेज तो कम किया है इस साल, या ज्यादा भी किया है, बट जो पेमेंट गई है क्रेडिटर्स को, वो जितनी पुरानी भी जाती थी उसको भी हमने एक्सेस में पे कर दिया है। मतलब इस साल की जितनी हमारी परचेजेस थी उससे ज्यादा हमने उसको पेमेंट कर दी है, क्योंकि पुराना बैलेंस भी कम हो गया। पेमेंट करी होगी तभी तो कम होगा ना क्रेडिटर्स का बैलेंस। सोचो सोचो सोचो, रटना नहीं है कि सर लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो ये करेंगे, डिक्रीज हुई तो ऐसा करेंगे, वो करेंगे वो करेंगे, वो नहीं, रटना नहीं है। खुद सोचो, ये अपने आप थोड़ी ना बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे। घटेंगे कब? जब हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? कैश कम होगा। चेंज इन क्रेडिटर्स, इसको फॉर्मेट में हम लिखेंगे बाद में, बट अभी ऐसे ही करना है। 1,50,000 से 1,40 हुए थे, मतलब 1,10 नेगेटिव, ठीक है। अब अभी तो खत्म नहीं हुआ है ना चक्कर, स्टॉक भी है। स्टॉक बढ़ कैसे गया? इसका मतलब हमने स्टॉक परचेज किया होगा। परचेज करेंगे तो क्या होगा? पैसा जाएगा। बोलो, परचेज किया होगा तो पैसा जाएगा। तो पैसा जाएगा तो कितना जाएगा? बैलेंस ही तो जाएगा। एक कितना, 10,000 रुपए लेस चेंज इन स्टॉक, 10,000 नेगेटिव, कितना आया बताओ? 3,20। अब ये क्या मैच हो रहा है हमारा उससे? हाँ सर बिल्कुल हो रहा है। तो सर ये तो आपने, ये तो जादू है। बेटा जादू नहीं है, ये सेम चीज करी है हमने जो होनी थी, बस तरीका बदल दिया है। अब तरीका कैसे बदल दिया है कि नेट प्रॉफिट जितना भी होता है उतना ही इंक्रीज कैश होता है,
अगर सारी चीजें कैश में करी जाए तो, बट सारी चीजें कैश में होती नहीं है, तो जो कैश में नहीं है उनको एडजस्ट कर दो, सिंपल। यही है ना? हाँ सर, यही है। समझ में आई है बात या नहीं आई है? राइट। अदरवाइज आप इक्वेशंस बनवाओगे फिर। हाँ, इक्वेशंस बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो रट लो। रटना नहीं चाहिए वैसे आपको। राइट। रटना बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है। अब फॉर्मेट में कैसे दिखाते हैं वो सिंपल देख लो यहाँ। जो नेट प्रॉफिट है उसको लिया। राइट। जो नेट प्रॉफिट है उसको लिया, और जो डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है उसको ऐड कर दिया। इंक्रीज इन डेटर्स ऐड लेस कर दिया। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स लेस कर दिया। इंक्रीज इन स्टॉक लेस कर दिया। बट ये किया क्यों, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। एक बार और बता रहा हूँ। देखो, एक बार और सोचो बेटा, अगर आप अगर सारा जो धंधा है वो क्या करते हैं, वो कैश में ही कर रहे हैं। राइट। बट डेटर्स बढ़ रहे हैं। डेटर्स तो अपने आप नहीं बढ़ेंगे। डेटर्स कब बढ़ेंगे, जब हम क्रेडिट में कर रहे होंगे धंधा, तभी बढ़ेंगे ना। तो अगर धंधा हम क्रेडिट में कर रहे हैं और वो बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उतना कैश हमारे पास आया नहीं है, नहीं आया। राइट। बट अगर हम नेट प्रॉफिट लेते हैं, ये वाली फिगर ले लेते हैं, इसका मतलब तो हम ये मान रहे हैं ना सब कुछ आ गया है, तो जितना नहीं आया उसको तो लेस करना पड़ेगा। ओके सर। और सेम डेप्रिसिएशन के साथ भी तो ऐसा ही है। ये तो पैसा गया ही नहीं है। गया है क्या पैसा? नहीं गया। अब नहीं गया तो वापस ऐड कर दो। ओके सर। देखो, इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, जो ये वाला मेथड है, इसमें हम कान ना ऐसे नहीं पकड़ रहे, है ना, ऐसे पूरा घुमा के पकड़ रहे हैं कान को, बट एंड रिजल्ट तो वही आना है ना। राइट। पकड़ तो कान ही रहे हैं। तो यहां पर भी नेट इफेक्ट ही निकाल रहे हैं, बस तरीका बदल गया है। अब क्रेडिटर्स में अगर क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं तो क्यों कम हो रहे हैं, इसका मतलब पेमेंट करी होगी तभी तो कम होंगे। राइट। हाँ सर। और अगर स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज कैसे होगा, परचेज करेंगे तभी तो इंक्रीज होगा, परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा। राइट। तो नेट कितना है, 3,20,000। फिक्स्ड एसेट्स में मतलब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, एक्चुअली कुछ ज्यादा समझाने का नहीं है। सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि जो इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट एसेट्स से रिलेटेड है वो इन्वेस्टिंग में आएगा। उनकी जो इनकम, उनसे रिलेटेड जो इनकम है वो भी इन्वेस्टिंग में आएगी। राइट। उनकी सेल परचेज भी इन्वेस्टिंग में आएगी। और फाइनेंसिंग में क्या होगा, कैपिटल और जो लोन्स एंड बोरोइंग्स है उनके जो अमाउंट्स है, उनकी सेल पर वो उनको इशू करना, रीपे करना, बायबैक करना, वो सारी चीजें कहाँ आएगी, फाइनेंसिंग में आएगी। और इन दोनों की जो सर्विस कॉस्ट है वो भी फाइनेंसिंग में आएगी। तो नेट इंक्रीज कितना हुआ, 1,10,000। और 1,50,000 ओपनिंग था, तो 2,40,60,000 हमारा बैलेंस आया। हमने जो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट है मैंने फेयर में बना दिया यहाँ। ओपनिंग 2 लाख था, क्लोजिंग 3,10,000 था, डेप्रिसिएशन 1 लाख था जो कि पीएनएल से लिया था हमने। तो बैलेंसिंग क्या आया, परचेज। और इस परचेज को हमने यहाँ दिखा दिया। परचेज है इसका मतलब पैसा गया होगा, इसलिए हमने यहाँ नेगेटिव दिखाया। ओके सर। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ सर, लग तो रहा है क्लियर है। देखो, अच्छे से क्लैरिटी तो क्वेश्चंस करने के बाद ही आएगी। एक बार ये फॉर्मेट देख लेते हैं। ठीक है। फॉर्मेट क्या है, आपको सारा समझ में आएगा इसकी गारंटी नहीं है अभी, क्योंकि एडजस्टमेंट्स रहती हैं करने के लिए। नेट प्रॉफिट लेंगे हम, कौन सा वाला, ये देखो, ये ध्यान रखना कि हम जो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ना, तो इसकी बात कर रहे हैं। और जो हम कैश फ्लो शुरू करते हैं वो इस प्रॉफिट से शुरू करते हैं। बट ये जो होता है ये आफ्टर टैक्स होता है, बस टैक्स के एडजस्टमेंट करते हैं इसमें, या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो होते हैं उनकी एडजस्ट करते हैं। बाकी ये प्रॉफिट हम यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है। या फिर नॉन कैश जो या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं उनकी एडजस्टमेंट करते हैं, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन। राइट। और जो आइटम कुछ डिडक्ट करने वाले भी होते हैं, जो दूसरे हेड वगैरह की इनकम होती है ना, इनको अभी समझाऊंगा मैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट इसको अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे।
अभी सिर्फ यहाँ पर नॉन कैश आइटम्स जो है ना, डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन, इसको देख लो, बाकी अभी छोड़ दो। ठीक है। इसके अलावा ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है, प्रॉफिट फॉर कैपिटल चेंजेस, और फिर ऐड और लेस कर देते हैं जो करंट वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी की। तो कैश जनरेट जितना हुआ वो आ जाता है। इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की एडजस्टमेंट करते हैं, तो हमारे पास आ जाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो। राइट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से ये आ जाता है, आप एक बार देख सकते हो, कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर सकते हो। राइट। और इसी तरह से ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आ जाता है, आप देख सकते हो, बाकी आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। राइट। और ये आप नोट कर लेना, जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का बता रहा हूँ मैं, एंड में आपको मैं इसका वो दे दूंगा, तो स्क्रीन पे दिखा दूंगा पूरी तरह। हम जो टोटल निकालते हैं उसको कहते हैं नेट इंक्रीज या डिक्रीज कैश फ्लो में। राइट। उसमें ओपनिंग ऐड कर देते हैं, बिगिनिंग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का बैलेंस, और फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस जो है वो एंड के आ जाते हैं हमारे पास, साल के एंड के। ये मैच करना चाहिए, बैलेंस शीट से हम पता लगा सकते हैं इजीली। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। राइट। हम जो नेक्स्ट क्लास है ना, उसमें और भी बहुत सारी चीजें करनी है। ये नेट प्रॉफिट एक्चुअली निकालते कैसे हैं वो देखेंगे। राइट। और जो डिफरेंट अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स को कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, और इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे। राइट। चलो ठीक है फिर, इस क्लास के लिए इतना ही। और आप क्या करोगे, आप अभी नोट कर लो। ठीक है। पॉज कर करके नोट कर लेना। ठीक है। बस इतना काफी है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। बाय बाय।